अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह इस पूरी ट्रांसमिशन में हमारे इस शो का हिस्सा रहे हैं सलमान बट। सलमान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। फाइनली देखें सेमीफाइनल मरहला शुरू हो गया है। फाइनली सेमीफाइनल्स आ गए हैं और आज पहला सेमीफाइनल अबू धाबी के मैदान में खेला जाना है और आज फैसला हो जाएगा कि फाइनल में पहली टीम कौन सी जा रही है। Exactly. अभी तक जो अगर हम स्टैट्स को देखें, हिस्ट्री को देखें तो इंग्लैंड का पलड़ा हमें थोड़ा सा भारी लग रहा है न्यूजीलैंड से। 12-7 है आई थिंक, और सिंपली बिकॉज के लेटली वाइट बॉल क्रिकेट जो है इसमें इंग्लैंड ने बहुत एक्सेल किया। 2015 में जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था उसके बाद इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि इट हैज़ टू चेंज, वो सेम पैटर्न पे हम नहीं खेल सकते। फिर दे ब्रॉट इन मॉर्गन एज कैप्टन। फिर मॉर्गन के साथ उस वक्त के जो कोच थे उनके दे सैट डाउन एंड दे डिसाइडेड टू गो दिस इन अ सर्टेन वे। ऑल्दो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में एट टाइम्स यू फॉल शॉर्ट जब आपको कंडीशंस नहीं मिलती, जब आपको पिच बहुत अच्छे नहीं मिलते तो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन दे हैव ग्रोन विद इट। और इनके पास बैकअप बहुत बड़ा था प्लेयर्स का, काउंटी का सर्किट बहुत बड़ा, इतना सा छोटा सा मुल्क है और 18 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं और उसके नीचे सेकंड डिवीजन है, फिर उसके नीचे एक और एमेच्योर डिवीजन है, बहुत बड़ी क्लब क्रिकेट है। तो वहाँ पर मटेरियल बहुत ज़्यादा है और कोचिंग का जो स्टैंडर्ड है इट्स जस्ट अनदर लेवल। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है कुछ भी। सो आई थिंक कि उस नेटवर्क के थ्रू व्हाट दे हैव वर्कड आउट इज कि उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट स्पेशलिस्ट बनाए, फिर उसमें मजीद रिसर्च की, दे ग्रू अप विद दिस पावर हिटिंग और बहुत कुछ किया एंड टुडे डेफिनेटली दे विल बी द फेवरेट्स। बिल्कुल ऐसे ही है और ये शुरू से ही हम देख रहे हैं इंग्लैंड की परफॉर्मेंस और इंग्लैंड यहाँ पर आया भी एज फेवरेट्स ही था। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी सलमान कि आपने कहा कि 2015 के बाद इन्होंने सोचा कि नहीं हमें इस फॉर्मेट के अंदर भी एक्सेल करना है, तो इन्होंने क्या फील किया कि ये फ्यूचर है क्रिकेट का, इसलिए इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और डिफरेंस जो है ना वो क्या होता है कि ये छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट होती है तो आपको सेटल डाउन होने में, कंडीशंस को समझने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में मैच खत्म हो जाता है। देखिए ट्रेडिशनली तो टेस्ट क्रिकेट वाज दी क्रिकेट एंड इज स्टिल दी क्रिकेट, बट वनडे भी यहीं से स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड इस गेम का मौजूद है, उनकी ये नेशनल गेम, बहुत सारी गेम्स इंग्लैंड की हैं। तो बीइंग द फादर ऑफ द गेम कभी वो वर्ल्ड कप ही नहीं जीते थे, तो 2015 तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए थे। तो एक क्योंकि फिर मीडिया का दौर बदला, सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारी वॉइसेस, बहुत सारे ओपिनियंस ऊपर आना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ थी कि यार कभी हम ही नहीं जीते, बाकी सब जीतते हैं। उस पर फिर रिसर्च हुई, उस पर फिर फर्दर ही आपने देखा होगा कि ये लोग जब भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक पूरा रिसर्च और प्लान और फ्यूचर को देख के चलते हैं। बिल्कुल। सो आई गेस कि दे केम इन विद दिस। ये देखें अभी इन्होंने 100 भी निकाल दिया, नया कॉन्सेप्ट, 100 बॉल गेम। उसमें 5 बॉलों का ओवर है, आप चाहें तो कप्तान 10 बॉलें 2 ओवर इकट्ठे भी करा सकता है बॉलर को। सो दे ऑलवेज कम अप विद थिंग्स आफ्टर पॉन्डरिंग के यार इसमें क्या एडिशन हो सकती है, अगर ये प्रोडक्ट चलती है तो इसे सस्टेन हो जाएगी, नहीं चलेगी तो चलो तजर्बा करके अब वापस चले जाएंगे। इसी तरह इनकी संडे लीग में 40 ओवर्स के गेम्स भी होते थे, पहले वनडे 55 ओवर का होता था। तो बेसिकली ये इनोवेटर्स हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं और इन्होंने किया जो इसमें ये बड़े सक्सेसफुल रहे वाइट बॉल में, लेकिन उसको फिर पूरा इन्होंने सरंजाम दिया है। 10वें नंबर तक बैटिंग है, तभी आप इस तरह की लग्जरी ले सकते हैं कि सारे के सारे खुले खेलें, जब आपको पता हो 8-9 तक हमारे वो प्लेयर्स हैं जो कोई भी टोटल चेज कर सकते हैं। अभी तो अगेन बॉलिंग में तो इनकी साइड कमजोर है ना, लेकिन उस तरह से डेफिनेटली जब आप देखें आप बैक कर रहे हैं अपनी टीम को 350 कर लेने पे, चाहे पहले खेलें चाहे बाद में खेलें, लेकिन बॉलिंग साइड वीक है कंपैरेटिवली टू द बैटिंग साइड, लेकिन बहुत सारी और बॉलिंग साइड है दुनिया की ऐसी है जिनसे ये अभी भी स्ट्रांग है। सो वो जो कंपनसेशन है वो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ से आती है। आप देखिए अभी इसमें बेन स्टोक्स नहीं है जो दुनिया के टॉप क्लास ऑलराउंडर है तीनों फॉर्मेट्स के। इस अभी रॉय इंजर्ड हो गया, जो रूट की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, जो कि फैबुलस 5 है, जो कि इनके टेस्ट और वनडे के कैप्टन है, उनको उसकी टेस्ट का कैप्टन है, पहले था वनडे का, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती उनको इसमें। तो दिस शोज यू कि कितना मटेरियल है इनके पास, कितने क्लासी प्लेयर्स हैं और पूल बढ़ाने से प्लेयर्स हमेशा बनते हैं और उनका पूल आज तक द स्ट्रक्चर इज द सेम। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल जेसन रॉय के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे क्योंकि ऑयन मॉर्गन ने उनके बारे में कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले शेल पेट्रोल की बात कर लेते हैं। शेल का वी पावर गैसोलीन हाई ऑक्टेन फ्यूल जिसे डिज़ाइन किया गया है आपकी गाड़ी की अनबीटेबल परफॉर्मेंस के लिए।
शेल पेट्रोल प्रोटेक्ट करता है आपकी गाड़ी के इंजन को और बढ़ाता है इंजन की परफॉर्मेंस और पावर को और आपकी गाड़ी की माइलेज को। शेल पेट्रोल का इस्तेमाल कीजिए, आपकी गाड़ी के लिए बेहतर होगा, आप भी खुश हो जाएंगे। बहरहाल सलमान, आप मुस्कुराते क्यों हैं, मुझे ये बताएं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, गाड़ी के लिए तो बहुत अच्छा है और गाड़ी यूज की भी करना performance- चाहिए, गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल और अगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा रुक जाए, थोड़ी तेजी कम कर दे तो फिर ये और भी अच्छा होगा सब। आज आप पेट्रोल की कीमत की बात जी, करें। बिल्कुल। ऑल राइट, चलें हम इसके ऊपर कभी और कोई प्रोग्राम और रखेंगे, किसी उसके प्रोग्राम अंदर में बात बात करेंगे। जेसन रॉय के बारे में ऑयन मॉर्गन ने कहा कि बिलीवेबली इम्पॉर्टेंट है वो हमारी टीम के लिए, और उसके बाद इतना बड़ा नुकसान कि वो इंजर्ड हो गए और वो बाहर हो गए। उनकी जगह लाया किसको जाएगा अभी तक ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जेम्स विंस ही होंगे जेम्स जो विंस आएंगे। देखिए, इफ एनीबडी, इनके पास वैसे तो बाहर सैम बिलिंग्स भी हैं जो यहाँ पे क्रिकेट खेले हैं, लेकिन विंस हैज परफॉर्म्ड इन पीएसएल। ही नोज द कंडीशंस, ही नोज कि यहाँ पर किस तरह के शॉट्स लगने हैं। यहाँ पर एक सेंचुरी कर चुका है वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए, बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं। तो व्हेन यू हैव दिस मच ऑफ अ रिकॉर्ड, एक जगह में जब आपने काफ़ी कुछ किया होता है ना, तो आपको उसका बहुत पता होता है और आप अंदर जा रहे होते हैं बड़े मैच में विद अ फील गुड फैक्टर के यार आई नो दीज कंडीशंस। तो बनता यही है कि मोस्ट प्रोबेबली वही रिप्लेस करेंगे। और आई थिंक इसके अलावा अगर इंग्लैंड ने किसी और को खिलाना होता तो इसको बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज बिलिंग्स तो पहले ही है टीम के साथ, वो तो टीम का हिस्सा है। सो नाउ दैट ही हैज बीन कॉल्ड, आई थिंक वो खेलेगा मैच। सही है। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है, तो न्यूजीलैंड के पास जो उनके पेसर्स हैं और उसके बाद जो उनके स्पिनर हैं, उन्होंने अभी तक बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इस सऊदी की बात कर लें, सऊदी की बात कर लें, सैंटनर की बात करें, इन सब ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ये बॉलर्स इंग्लैंड की बैटिंग के लिए आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? डिपेंड्स कि इनको मदद कितनी मिलती है ट्रैक से, क्या उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट है। अबू धाबी में हमने देखा है पहले फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है वहाँ पर, लेकिन अब ये बड़े मैच हैं, बड़े मैचेस में यूजुअली पिचेस जो हैं वो बहुत बैटिंग फ्रेंडली बनते हैं, क्योंकि इसमें एक एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी है। यू नो, दिस इज नॉट टेस्ट क्रिकेट एग्जैक्टली, या ये वो वनडे नहीं है कि यार यू वर्क आउट योर ओन वे। इवन वनडे में भी बहुत ट्रू पिचेस होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट अ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, तो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि कुछ और विकेट करेगी, बहुत स्पिन लेगी या बहुत मूवमेंट होगी। सो इफ इट इज़ द काइंड ऑफ विकेट जो हमें T20 होना चाहिए, तो फिर बॉलर्स के लिए खासी मुश्किलात हो सकती हैं। अबू धाबी में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं सलमान, उसमें हमने देखा है कि ड्यू फैक्टर काफी रहा है, ड्यू भी काफी पड़ती है, टॉस बड़ा यहाँ पे लेकिन मैटर करेगा। इसी मैच में इसी ग्राउंड में हमने ये भी देखा है कि अक्सर टीमों ने पहले खेल के 180 190 बनाए हैं, ज्यादा रन्स भी यहीं बनाए हैं। और यहाँ पर आई थिंक जो न्यूजीलैंड की टीम है उसमें भी बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस है गप्टिल का, विलियमसन का, डेरिल मिचेल नए प्लेयर हैं लेकिन बहुत शानदार खेल रहे हैं अभी तक। ग्लेन फिलिप्स ने नीचे से अच्छी इनिंग्स खेली हैं। एडम मिलने इज़ अ क्विक बॉलर। नीशम जो है वो बड़ा ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, बैटिंग भी करते हैं ज़बरदस्त किस्म की और बड़े हिट लगाने की अलियत रखते हैं। सो न्यूजीलैंड हैव द पावर, बट इंग्लैंड की डेप्थ ज़्यादा है। इंग्लैंड इस तरह की वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर हो या 20, उसमें वो ज़्यादा सूटेबल है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर न्यूजीलैंड मैच जीतती है तो डेफिनेटली इंग्लैंड हैज़ टू हैव अ डे विच इज़ नॉट वेरी गुड अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड को आउट ऑफ देयर स्किन्स खेलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमने न्यूजीलैंड को शुरू से देखा, इनके जितने भी अभी तक मैचेस हुए, शुरू में इनका टॉप ऑर्डर जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर भी हमने देखा कि उन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने खिलाड़ियों को खिलाया था, लेकिन उसके बाद उनका एक सीक्वेंस बन गया कि उसी के अंदर उन्होंने अपने जो खिलाड़ी हैं उनको खिलाना है। तो बाय द टाइम कंडीशंस को देखकर ये फैसला किया जाता है, और डेफिनेटली हर टीम जो आती है वो अपने एक गेम प्लान के साथ आती है। शुरू में एक गेम प्लान नहीं चला तो फिर वो दूसरे पे मूव कर जाते हैं। ये पाकिस्तान की टीम हम देख रहे हैं कि शुरू से उनका गेम प्लान सेम ही है और पैटर्न भी सेम ही है। देखिए चल रहा है ना, यू आर विनिंग एवरीथिंग, तो यू माइट एज वेल नॉट चेंज एनीथिंग, क्योंकि आप जीत रहे हैं। तो इफ एनीथिंग डिफरेंट हैपेंस तो फिर कोई आपसे ये भी तो सवाल हो सकता है ना कि क्यों, क्या जरूरत थी बदलने की, आप तो जीत रहे थे। सो यहाँ पर इस किस्म के भी प्रेशर्स होते हैं कैप्टन पे, बिकॉज रिमेंबर हम हैं पाकिस्तान से, तो हमारे तो कुछ भी सवाल हो सकता है। हम तो अफगानिस्तान से ये भी पूछ सकते हैं मैच के बाद कि इसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल ठीक है, हम रोहित शर्मा को भी ड्रॉप करा सकते हैं, ज़हीम तो बहुत हैं हमारे। तो फिर सवालों से डर लगता है कभी कभी कप्तानों को। लेकिन आई थिंक
इन्होंने जो चेंज किया जिसकी आपने बात की कि इन्होंने मोइन अली को प्रमोट किया। अगर आप देखें तो उसका बैकग्राउंड ये है कि आईपीएल वो बहुत अच्छी खेला, ही वाज इन फॉर्म। तो ये चाह रहे थे कि इनका जो इन फॉर्म प्लेयर है वो मैक्सिमम ओवर्स यूटिलाइज करे, वो पावर प्ले को यूटिलाइज करे, तो इसे ये वन डाउन पे भी ले गए एट टाइम्स, पावर प्ले में उससे बॉलिंग भी करा रहे हैं। तो उसकी फॉर्म को आपको याद होगा कि हमने इधर अक्सर बात की है कि जो प्लेयर फॉर्म में हो उसको जरूर खिलाना चाहिए। तो ये उसकी फॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो पहले नीचे खेलता था, अब उसे ऊपर भेज दिया। सो दिस ये जो टैक्टिकली स्विच्ड ऑन कैप्टन होते हैं ना या इनोवेटर्स होते हैं, वो इस तरह की चीजों में मतलब हेजिटेट नहीं करते। वो कह रहे हैं जी खिलाओ इसको, यू नो, अगर वो ना हो चीज वो कह देते हैं वी ट्राइड, और उसके पीछे लॉजिक होती है कि जी रन्स कर रहा था, हमने कहा ऊपर जाके कर ले। नॉट लाइक अस, बिकॉज उधर क्वेश्चनिंग भी जरा समझ के होगी। यस, उसी तरह से होती है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, पावर प्ले की आपने बात की, तो अभी तक पावर प्ले में सबसे कम एवरेज रन्स की जो है वो पाकिस्तान की रही है, क्योंकि हमारा गेम प्लान इस तरह का कि पहले आके हम विकेटों को ज़रा सेव करते हैं, विकेटें फ़ौरन से नहीं देते, और उसके बाद जब बाबर या रिजवान आउट हो जाते हैं, हफीज़ आते हैं, हफीज़ आके जो एवरेज कम होती है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के चाहे जल्दी आउट हो जाते हैं। हफीज़ और फ़खर यही करते हैं, और मेरे ख्याल से उनको रखा भी इसीलिए है कि वो कम टाइम में कम बॉल्स के अंदर शॉट्स लगा के आप जो है आगे बढ़ा दें। लेकिन बाकी जो टीमें हैं उसके अंदर पावर प्ले में हमेशा हम देखते हैं, ये जो बड़ी टीमें जितनी इन्होंने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, इनका जो एवरेज होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये भी इनके गेम प्लान का हिस्सा होता है। देखिए, पाकिस्तान का जो रिलायंस है ना बहुत हैवीली वो इस चीज़ पर है कि आपकी जो बॉलिंग है ना वो आउट क्लास करेगी किसी भी दूसरी टीम को। तो आप चाहते हैं कि आप सेफली एक डिसेंट स्कोर दे दें अपने बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए। माइंडसेट जो नज़र आता है पाकिस्तान टीम का, वरना अगर देखा जाए तो आइडियली तो अगर 2 साल पहले से अब तक की बात करें तो जो आपके बेस्ट जो 2 ओपनर बनते थे वो तो फ़खर जमान और शर्जील खान थे ना, T20 क्रिकेट के, जो पावर प्ले को आते हैं उसमें खेलने, खुला खेलने के इसको यूटिलाइज करें, फुल मैक्सिमम कर जाएं उसमें रन। लेकिन जब से ये दोनों आए तो इनका स्टार्टिंग का जो तरीका है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि इन्होंने पूरा मैच खेलने जाते हैं दोनों, ये दोनों आखिर तक खेलने जाते हैं कि अगर 2 नहीं तो इनमें से एक आखिर तक जाएगा, बाकी इनके इर्द गिर्द खेलेंगे। सो दिस इज़ अ डिफरेंट पैटर्न लेड बाय द कैप्टन हिमसेल्फ, एंड देन उसके साथ रिजवान है जो 1 साल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और इनकी कंसिस्टेंसी की वजह से रेगुलर ओपनर को वन डाउन किया गया और इनको दोनों को ओपन किया गया। तो अब यही पैटर्न बार बार चलेगा जब तक एनीथिंग डिफरेंट हैपन्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई तब्दीली आएगी। हमारी टीम आप देख लें कि जब ये दोनों जल्दी आउट हो तो हम 135 को भी लास्ट ओवर तक ले गए हैं। इट हैड टू बी 4 सिक्सेस टू विन अस द गेम। सो दिस इज हाउ इन दिस पर्टिकुलर प्लान ये दोनों की बारी कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो हमारा फिर वो कॉशियस जो स्टार्ट है ना वो हमारा अडॉप्टेड है, हमने खुद किया ये। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बाबर जो है उनके बारे में जब उनको कैप्टन बनाया गया था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन जिस तरह से उनकी अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। इन पर तनकीद भी हुई और इनको अपॉइंट करने वालों पर भी तनकीद हुई कि ही सो यंग, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कैप्टनसी का बोझ भी डाल देंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस ना मुतासिर हो जाए। बट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो कितने अच्छे लीडर हैं और कितना अच्छा वो गाइड कर रहे हैं, और साथ उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको भी ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ बैटर कोई फ़र्क नहीं, पता चलता ही नहीं है कि बाबर कप्तान है भी या नहीं है, बिकॉज द कंसिस्टेंसी इज़ द सेम। रन स्कोरिंग मशीन है माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें नज़र ना लगाए, वो चलती रहे। बात यह है कि 2 चीज़ें हैं। जब ये यंग कैप्टन बने थे ये बहुत डिबेट चली थी कि ये बहुत जल्दी है, प्रेशर पड़ेगा, और एक और स्कूल ऑफ थॉट था कि जी आपने सरफराज को जो उतार दिया तो उसको रखते, क्योंकि अब रिजवान इतना परफॉर्म कर रहे थे एज अ विकेट कीपर बैटर के, सरफराज की एज अ विकेट कीपर सस्टेन करना इस टीम में मुश्किल हो गया, क्योंकि उनकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं थी बैट के साथ भी और ग्लव्स के साथ भी, कहीं ना कहीं उनका फिटनेस का इशू आया। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाबर को बनाने से फ़ायदा ये था कि क्योंकि ये मेन स्टे है पाकिस्तान टीम का, तो अगर तो ये एज अ कैप्टन एक्सेल करते हैं तो फिर अगले 10 साल कप्तानी भी करे बेहतरीन प्लेयर, और अगर नहीं करते तो एटलीस्ट साल 6 महीने में आपको जब ये आइडिया हो जाए कि यार नहीं ये इज नॉट द पर्सन फॉर दिस जॉब, तो इसका लंबा करियर खराब ना हो, फिर आप वो किसी और को बनाएं और इसको इसकी गेम में करने दें। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेल्प। ऑल्दो ये निचले लेवल से दूसरे मुल्क कर लेते हैं कि कौन कप्तान होगा कौन नहीं, लेकिन हम अपने सारे काम पाकिस्तान की टीम में आके करते हैं। हम अब्दुल्ला शफीक को भी लेके फिरते हैं 2 साल, ना उसको डोमेस्टिक खिलाते हैं, ना ऊपर खिलाते हैं, ना एक टूर पे भेजते हैं। तो हमारे हालात ऐसे ही हैं कि हम हर चीज़ इस टीम के अंदर आके करना चाहते हैं, और दैट शोज़ कि हमारी जो प्लानिंग है
वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे आकर जो है ना, हम उस तरफ, हमारा कोच नहीं था इस वर्ल्ड कप में आने तक, बिल्कुल हमारे कंसल्टेंट हमें वहां पर मिले और अब वो चले जाएंगे, तो अभी यही कैरी ऑन करेंगे अगले टूर पे, क्योंकि अगले किसी से बात नहीं बनी। तो हम हैं इस तरह के, मतलब चांद रात वाली शॉपिंग जो है ना वो इधर भी चल रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम बाकी टीमों को देखें, जैसे हम इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। 2015 में केन विलियमसन ही न्यूजीलैंड के कैप्टन थे और ऑयन मॉर्गन ही कैप्टन थे इंग्लैंड के। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ये दोनों ही कैप्टन थे और इस बार भी ये दोनों ही कैप्टन हैं। ठीक है, चाहे न्यूजीलैंड वो दोनों हारी, मैचेस हारी, सेमीफाइनल फाइनल हारी, लेकिन उसके बावजूद आज भी सेमीफाइनल में वही कैप्टन है। आपको लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर होता तो वो एक वर्ल्ड कप हारने के बाद उनको ना चेंज किया जाता इस तरह से? देखिए, क्योंकि हम बनाते भी ऐसे ही है ना कि ये सीनियर है, इसे बना दो, इसे बना दो, ये अच्छा प्लेयर है, इसको बना दो। कैप्टनसी के एक अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं। लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट क्रिएटेड, नॉट मेड। वरना बड़े धोनी बन जाते, बड़े इमरान खान बन जाते, बहुत वसीम अकरम बन जाते, यू नो स्टीफन फ्लेमिंग जैसे कप्तान खत्म ही ना होते दुनिया में, क्योंकि बनाने हैं ना। लेकिन लीडर्स आर बॉर्न। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी चाल के भी लोग फॉलोअर्स होते हैं, इनकी ड्रेसिंग के भी फॉलोअर्स होते हैं, इनकी बात के भी फॉलोअर्स, इनके हेयर स्टाइल के भी फॉलोअर्स होते हैं, बिकॉज़ दे आर ट्रेंड सेटर्स। उनकी अल्लाह ताला ने उनको एक खास ब्लेसिंग दी होती है, पीपल फॉलो देम। तो ये जो चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, ये अर्ली एजेस पे होनी चाहिए, स्कूल लेवल, अंडर 16 लेवल, अंडर 19 लेवल एंड सो ऑन। आपको नज़र में होना चाहिए कि कौन सा बंदा है जिसकी लीडिंग कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन हम तो ऊपर आके देखते हैं कि किसको बनाना है। हमारे अक्सर कप्तान ऐसे बने कि यार है सब तो सीनियर है, नु बना दो, बड़ी देर तो खेरे है, नु बना दो। This is not the credentials. It has to be the most intelligent person, tactically correct person to lead the team, not the senior most person. बहरहाल हम यही करते रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है। इन बाबर आजम वी हैव अ होप कि अल्लाह करे अगर ये अच्छा कप्तानी है। इट्स ओनली T20 क्रिकेट वी आर टॉकिंग। एग्जैक्टली, ठीक है, जब आप अगले फॉर्मेट्स पे जाएंगे यू विल डिस्कवर इफ ही इज गुड इनफ, तो कंटिन्यू करें, लंबा जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है, अच्छे कैप्टन है तो वो कैप्टन भी रहे और अच्छे प्लेयर तो वो माशाल्लाह से वो हैं ही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय दराज। न्यूजीलैंड के अहम तरीन खिलाड़ी उनके कप्तान हैं केन विलियमसन, जिन्होंने भारत के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। दराज लाया 11 साल की सबसे बड़ी सेल, 50 करोड़ की बचत 2 करोड़ प्रोडक्ट्स पर। साल की सबसे बड़ी सेल 11 नवंबर से दराज पर आप देख सकते हैं। बैंक डिस्काउंट और आसान माहाना इकसार। द वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय दराज। इंग्लैंड के मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज जॉस बटलर का बल्ला चल पड़े तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। जी, जॉस बटलर, केन विलियमसन, इन दोनों की शॉट्स अब दिखाई हैं। अभी इन दोनों का आपस में मैच भी होने जा रहा है, इन दोनों की टीमों का। वेल लेट्स सी कि जॉस बटलर जो है उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। एक और चीज़ कि अगर इंग्लैंड फाइनल में आता है, यहाँ से पाकिस्तान चला जाता है, तो जॉस बटलर जो है ना पाकिस्तान को बड़ा धोते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स को बड़ा। पाकिस्तान को पता नहीं सर्फ एक्सल ही समझ लिया, इन्हीं को धोना शुरू कर देता है। और टेस्ट मैच में भी हमारे खिलाफ इसने आके नीचे से मैच जितवाया है। वनडे में ऑल्दो पाकिस्तान 2019 में जीता है, लेकिन ही स्कोर्ड 100। वो तो पाकिस्तान उस दिन 330 रन कर गया और वहाब रियाज ने बहुत शानदार स्पेल किया और इसकी और रूट की विकेट ले ली, वरना ये 5 आउट के बाद भी 300-350 की तरफ ही जा रहे थे ये लोग। तो इंग्लैंड की यही स्ट्रेंथ है और बटलर एक एक्सेप्शनल प्लेयर है। वो इनिंग्स को उन्हें ग्राफ्ट भी करना आता है और पावर हिटिंग में तो उनकी जैसी कोई अनमैच्ड पावर हिटिंग है। जिस तरह से वो करते हैं, रिस्ट का यूज़, बैट स्पीड का यूज़, जितने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स उनके पास हैं रेpertoire में, कम दुनिया में किसी प्लेयर के पास है। ऑन द अदर साइड टोटली ऑपोजिट, जिनका आपने नाम लिया विलियमसन, जो कि कैप्टन है न्यूजीलैंड के, वो सिवाय करेक्ट शॉट के कोई दूसरी चीज़ खेलते ही नहीं है। लेकिन उनके पास इतनी सेफ और करेक्ट ऑप्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि वो हर फॉर्मेट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हर फॉर्मेट के अंदर टॉप क्लास परफॉर्मर हैं, फिर कप्तान भी हैं साथ, और जितने काम कलेक्टेड हैं, एक्सप्रेशनलेस लीडर हैं ये, मतलब उनके चेहरे पे आप कभी भी पैनिक नहीं देखेंगे जो मर्जी सिचुएशन हो। बिल्कुल ऐसे। एंड आई थिंक ही इज फॉर मी डेफिनेटली द बेस्ट कैप्टन एट द मोमेंट अराउंड, द बेस्ट कैप्टन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। यस, केन विलियमसन। राइट, आज के मैच में वैसे व्हाट डू यू थिंक, गट फीलिंग क्या है आपकी कि कौन जीतेगा? इंग्लैंड, डेप्थ इंग्लैंड की देखते हुए, मैचेस का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड जिस तरह की अभी तक क्रिकेट खेली है, मुझे लगता है कि फेवरेट्स इंग्लैंड है, टॉप हैंड इनका है। 60-40 एटलीस्ट, आई हैव टू से 60% टू इंग्लैंड। लोग इससे ज्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड कैन हैव अ ग्रेट डे एंड बटलर अगर आते ही आउट हो जाते हैं, 1-2 विकेटें मिल जाती हैं, इंग्लैंड ने बाज फिर भी नहीं आना मारने से। उनकी तो डेप्थ लेकिन उनका तो ये है कि विकेटें ही गिरती रहे, लेते ही रहो विकेटें, तो फिर मरते मरते भी 150 तक पहुंच ही जाते हैं किसी ना किसी तरह। लेकिन
उनकी बॉलिंग के लिए यहाँ पर 150 डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल हो सकता है। 12 लेट्स सी, थोड़ा ही वक्त रह गया आज का पहला सेमीफाइनल शुरू होने में, तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के पहले सेमीफाइनल की, यानी कि पहला सेमीफाइनल जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। अबू धाबी में ये मैच हो रहा है सलमान। तो पहले खेलने वाली टीम के लिए जो पहले बैटिंग करेगी, एक सेफेस्ट क्या हो सकता है, स्कोर क्या हो सकता है? आई थिंक जो अभी तक हमने यहाँ पे मैचेस देखे हैं, देखिए एक जब बड़ा मैच आता है ना नॉकआउट, तो ये यूजुअली हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते। इसका एक अपना प्रेशर होता है, सब पता होता है या आज आ रहा है या पा रहा है, या आगे जाना है या घर जाना है। सो इसका एक अपना प्रेशर होता है। यूजुअली दे आर नॉट हाई स्कोरिंग गेम्स, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कंडीशंस बेटर होंगी, क्योंकि अब पिचेस को रेस्ट मिला है, टूर्नामेंट के बाद 1-2 दिन का गैप मिला है और इसमें पिच अच्छा तैयार हो जाता है। तो आई थिंक अगर इंग्लैंड पहले लेट से बैटिंग करता है, इंग्लैंड विल लुक टू गो हार्ड 180, 190 इवन मोर। उनकी अप्रोच यही होगी। न्यूजीलैंड अगर खेलता है, दे विल नो कि इंग्लैंड इज अ पावर हाउस, दे विल डेफिनेटली वांट टू हैव मोर देन 170, क्योंकि उससे नीचे तो फिर और ड्यू भी आनी है। तो जिसने भी पहले खेलना है उसने वो भी 15-20 रन एक्स्ट्रा, 15-20-25 रन जितने भी वो कर सके, वो मार्जिन रखना है कि अगर बॉल गीला हो गया तो जो उसके साथ मुश्किलात आएंगी उसको डील करने के लिए आपके पास रन होने चाहिए। सो आई वुड से द फर्स्ट हूएवर बैट्स फर्स्ट विल एम टू गो बियॉन्ड 180, 170-80 के बियॉन्ड जाएं और उसके ऊपर भी 20-25 का बिल्ड करें, ताकि वो वाला जो जहन में ड्यू फैक्टर है ना, उसमें वो काबू पा सके। सही है। अच्छा, वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 190 या 190 प्लस अभी तक जिसने भी किया है इस टूर्नामेंट के अंदर वो चेज नहीं हो सका है। तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है और 190 कर दिया, तो अगर हम देखें ट्रेंड जो चलता आ रहा है तो बड़ा मुश्किल हो सकती है और खासी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड में वो वाली डेप्थ नहीं है कि वो 10वें नंबर तक बहुत बड़ी हिटिंग होने वाली और बड़े शानदार प्लेयर्स हो, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर। और देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड क्या ऑप्ट करता है। डेफिनेटली ड्यू इज़ अ फैक्टर, तो उसको जहन में रखते हुए मुझे लगता है कि बैट सेकंड जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन होगी, बिकॉज इंग्लैंड एक बैटिंग पावर हाउस है। वो बैक करेंगे अपनी टीम को कि वो कुछ भी चेस कर सकते हैं, डिस्पाइट के ये बड़ा मैच है और बड़े मैचेस में यूजुअली टोटल्स बड़े नहीं होते हैं। चलिए लेट्स सी, आज के मैच में बहुत ही कम टाइम बाकी रह गया इसको शुरू होने में। जो हमारा सेमीफाइनल है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, थोड़ी सी ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगेन नॉकआउट मरहलों में पाकिस्तान को हमेशा हराया है ऑस्ट्रेलिया ने, बट हमारी दुआएं भी हैं। दूसरा, पाकिस्तानी टीम की फॉर्म हमें ऐसी नज़र आ रही है कि लग ऐसा रहा है कि जो भी टीम सामने आएगी पाकिस्तान उसको हरा देगा। तो लग रहा है आपको कंडीशन दुबई में भी है, दुबई में पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है। देखिए, इफ एनीथिंग तो ये आइडियल टाइम है। वो कहते हैं मौका भी है और दस्तूर भी चल रहा है और जगह भी वो है जहां पर आप मतलब लोगों से हारते नहीं हैं किसी भी टीम से। तो और आपके प्लेयर्स भी फॉर्म में, आपकी टीम की डेप्थ भी पहले जैसी नहीं है। आपके पास कंप्लीट 8 बॉलर्स हैं, 8 से 9 तक आपकी बैटिंग जाती है। तो आपने ख्याल ये करना है कि इनके जो 3 फास्ट बॉलर हैं उनकी ऑनस्लॉट से बचना है। अगर आप वो उन तीनों को डिसेंट खेल जाते हैं तो देयर इज एवरी रीजन कि पाकिस्तान ये मैच जीते। लेकिन अगर वो तीनों डेंट करते हैं पाकिस्तान टीम को, बिकॉज पाकिस्तान टीम ने अभी ऐसी सिचुएशन फेस ही नहीं की इस वर्ल्ड कप में कि आपके 30-35 पे 3 आउट हो गए बिल्कुल। तो वो वाला जो प्रेशर है ना इज अनसीन टू दिस टीम सो फार इन दिस टूर्नामेंट। तो मेरी यही दुआ है कि वही चलता रहे, ना विकेट गिरे 50 तक 40 तक गिरे तो एक आधी गिरे, फिर आगे 100-80 तक एक विकेट हो एंड देन यू लॉन्च, और फिर आपको 160 प्लस भी आप चले गए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो 3 लोग, चाहे पहले बैटिंग आती है चाहे बाद में आती है, उन तीनों को हमने अच्छा खेलना है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं तीनों और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और पेस भी है एंड दे नो द लेंथ्स। और उन्हें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान किन लेंथ्स पे फंसता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें पता है ये किधर फंसते हैं, तो वहां से आज हमने अपने आप को निकालना। ठीक है, आज नहीं, सॉरी कल निकालना है। जिस तरह से पाकिस्तान को उनके पेसर से बचना है, वैसे ही उनके बैट्समैन हम उनको भी तो वैसे ही थोड़े से हैं। वो 4 हैं, उन्हें पता है कि हम चारों पे ही गेम है, जिसमें फिंच, वार्नर, स्मिथ, मैक्सवेल है। इनके अलावा टर्निस खेलते हैं, पता नहीं खेलते भी हैं, तो आज तक तो मैंने उनकी तरफ से कोई ऐसा कारनामा देखा नहीं। मिच मार्श हैं, कैपेबल प्लेयर है, लेकिन इन कंडीशंस में आई डोंट नो वो क्या करेंगे। उनकी तरफ से भी इधर कोई बड़ा कारनामा हमने नहीं देखा और काफ़ी देर से वैसे भी नहीं देखा।
सो उनके लिए मुश्किलात हैं, उन्हें पता है 4 से 5 प्लेयरों पे उनकी सारी बैटिंग लाइन डिपेंड कर रही है, और उसमें भी अगर मैक्सवेल बहुत जल्दी आ जाए बैटिंग पे तो भी उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं कि उन्हें पता नहीं लगता कि अब इतने ओवर मैं करूं क्या, क्योंकि उनकी भी आउटपुट समझ लें कि वो इस तरह की है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा डैमेज करना है। सही। तो उनके लिए अगर वो नए बॉल पे एक्सपोज होते हैं तो वो उनके लिए ख़तरा बनता है, और मेरे ख्याल पाकिस्तान टीम के लिए आइडियल होगा कि अगर 2 आउट कर लें और मैक्सवेल पावर प्ले में अंदर आ जाए तो पाकिस्तान के लिए आइडियल होगा। क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी शुरू से यही रही है ना, अब हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें उनके तीनों पेसर्स से बचना है जो उनकी अभी तक हमने फेस नहीं किया है किसी और टीम के सामने। तो उनकी टीम ने भी तो इस तरह के पेसर्स को फेस नहीं किया होगा, ये किया है? नहीं, देखिए वहाँ पे साउथ अफ्रीका थी, बहुत शानदार बॉलिंग थी उनकी, ठीक है। और देखिए पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है, हम ज्यादा खेलते हैं यूएई में, फास्ट बॉलर्स को ऑस्ट्रेलियंस बहुत खेलते हैं। जैसे कह लीजिए कि जितना अगर हम समझते हैं कि हम स्पिनर्स पे बेटर है, इसी तरह वो हमसे फास्ट बॉलर्स पे बेटर है। उनके जो फास्ट बॉलिंग के ऊपर जो उनके पास शॉट की ऑप्शंस हैं वो ज्यादा है, नेचुरली वो बड़े ही हुए हैं उन ग्राउंडों में जहाँ पेस एंड बाउंस होता है। तो यहाँ पर कंडीशंस में पेस एंड बाउंस नहीं है, इसका उन्हें फर्क पड़ सकता है। मेरा अगला सवाल यही था कि क्योंकि उनकी पिचेस में बाउंस ज्यादा होता है, पेस ज्यादा होता है, यहाँ पर वो नहीं है, तो इसका फायदा पाकिस्तान को गैप भी आया ना मैच में, क्योंकि अगर आप पिछला इंडिया का मैच देखें तो जो उनका नामीबिया के साथ लास्ट मैच हुआ है, शानदार पिच था, पहले बॉल से ना कोई बॉल स्पिन हुआ है ना कोई बॉल स्विंग हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा था और बस बैट में आके बॉल लग रहा था। तो अगर पिच वैसा ही हुआ तो फिर तो बैट्समैनों के वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर तो मजे आ जाएंगे जी उनको बैटिंग करके। और जो तेज फास्ट बॉलर्स हैं लाइक शाहीन, लाइक हारिस एंड लाइक दोज 3, ये फिर अपनी पेस से उस पर कमाल दिखा सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ होना नहीं है, और कुछ नहीं होना वहाँ पे। तो ये अब बात वही है, वो 3 और हमारे ऊपर वाले 4 और फिर हमारे बैटर्स और उनके बॉलर्स, उनके बॉलर्स होंगे। तो हमारे जो शाहीन और कंपनी है, इमाद वसीम है, ऊपर से आउट करना लाजमी है, ऊपर से आउट करना लाजमी है, जो अभी तक हम शुरू में करते हैं कि पावर प्ले में ही 2-3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया जाए तो फिर मैच जो है वो आपकी फेवर में बनता जाता है। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया से हैं, हमारे बैटिंग कोच हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के जो कोच हैं जस्टिन लैंगर, ये दोनों बड़े दोस्त भी हैं और टेस्ट के ये ओपनिंग पेयर भी था, एग्जैक्टली। तो ये दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन ये ऑपोजिट टीम्स के अंदर होंगे। और मैं सुन भी रही थी जस्टिन लैंगर को, तो वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से डर की तो बात नहीं है, लेकिन स्कोर अगर सामने बड़ा लगा हुआ हो ना स्कोर बोर्ड के ऊपर तो वो घबराने वाली बात होती है। डेफिनेटली। तो व्हाट डू यू थिंक इन दोनों का आपस में जिस तरह से आमने सामने आना और एज ऑपोजिट टीम आना, सेमीफाइनल के अंदर सामने आना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। ये दोनों अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होंगे, एक ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, एक पाकिस्तान के कंसल्टेंट हैं बैटिंग के, और उससे पहले आईपीएल में भी वो सीएसके के साथ रहे, तो दोनों के डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं। ऑब्वियसली दोनों बैटिंग ग्रेट्स हैं। जब ऑस्ट्रेलिया की गोल्डन एरा थी टेस्ट क्रिकेट में, जब ऑस्ट्रेलिया को हराना ऐसा होता था कि बस किसी की लॉटरी निकल आए तो ऑस्ट्रेलिया हारता है, कि ये उसकी एक शौकी बन जाती थी कि ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये उस दौर के प्लेयर्स हैं जो आउट ही नहीं होते थे। तो आई थिंक कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस ही होगी। आई डोंट नो कोई किसी को क्या बताता है या नहीं बताता, बहरहाल ये प्रोफेशनल फील्ड है। उन्होंने क्लियर किया कि हम प्रोफेशनली बात करते हैं, इसके अलावा डेफिनेटली देखिए एथिकली एंड प्रोफेशनली दे आर टॉप नॉच पीपल, और इनको ऐसा नहीं है कि कोई इसने दूसरे से पूछना है तो उसे कुछ पता चलना है। दे नो इट ऑल, दे हैव सीन इट, उनको सारी जिंदगी यही काम किया है। और कई पाकिस्तान की जो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अभी भी काम करते हैं वहाँ पर, इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो स्टैट्स पे उन्हें हर चीज़ मतलब वीडियोस में भी मौजूद है, स्टैट्स में भी मौजूद है, सब कुछ ही इंटरनेट पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। बालाल जी, हमारे जो चेयरमैन है रमीज राजा पीसीबी के, उन्होंने भी एक वीडियो मैसेज दिया है, वो आपने देखा ही होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आजिज़ाना रवैया हमारी टीम का है ना, अच्छी क्रिकेट के साथ ये आजिज़ाना रवैया, इसने भी बड़ा हेल्प किया है आगे बढ़ने में। चले आई होप कि आजी और इनके सारी जो है वो उसको सब लोग उसको ऑन करें, हमें भी ज़रूरत है उसकी और तमाम लोगों को, क्योंकि डेफिनेटली इससे सक्सेस मिलती है। अल्लाह इस चीज़ को पसंद करते हैं और हमें बताया भी यही जाता है बड़ों की तरफ से। और आप नेचुरली भी देख लें कि जो जिस दरख्त को फल लगता है वो झुका हुआ ही होता है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, और अच्छी बात है कि वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं rather than anything else। चलिए पीसीबी की बात हो रही है तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई है। जी बिल्कुल। पहला मैच हुआ, उसके अंदर थर्ड अंपायर नहीं था,
और आपको याद होगा रेफर ही न्यूजीलैंड की नहीं टीम किया आई थी तो उन्होंने, DRS और नहीं था, जब रेफर ही नहीं किया तो पता ये लगा कि था ही नहीं थर्ड एम्पायर। और अगर आप कॉस्ट कटिंग पे भी हैं तो आप एक फीड दे सकते हैं, एक स्क्रीन लगा सकते हैं मैच रेफरी के पास कि वो ये डिसीजन कर ले। फोर्थ अंपायर तो सुना है उधर बैठे हुए थे, और जब आपके लीडिंग अंपायर्स राशिद रियाज और दूसरे जो पाकिस्तान के टॉप पैनलिस्ट हैं अंपायर्स, अगर वो अंपायरिंग कर रहे हैं तो एक लोकल अंपायर को थर्ड अंपायर बिठाने से कितना खर्चा हो जाना था। यानी ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं क्रिकेट की, और आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस इज़ एन इंटरनेशनल गेम, और पाकिस्तान में टीमें आ कितना रही हैं, तो जो आ रही हैं, इफ़ दिस इज़ व्हाट यू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ देम, तो फिर दिस इज एनफ रीजन फॉर पीपल टू से कि आप सीरियस ही नहीं है। नहीं, आपका DRS नहीं था पाकिस्तान न्यूजीलैंड के लिए। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मैं वुमेन क्रिकेट का PSL करानी है। हाँ, मतलब आपके पास चीजें ही उनकी पूरी नहीं है, तो फिर आप इस तरह की बातें फिर किस तरह से कर सकते हैं? प्रॉपर वुमेन्स क्रिकेट को प्रॉपर मार्केट करने की जरूरत है। मतलब इसका ना टेलीवाइज हो रही है, जब टेलीवाइज ही नहीं हो रही, जब जिस PSL को लोगों ने स्पॉन्सर करना है पाकिस्तान में, जब उसके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उस PSL की, ये जो पाकिस्तान की टीम है, इनको खेलते आप टीवी पे ही नहीं दिखा रहे, देख सकते, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किस चीज में इन्वेस्ट करें exactly. जो आपका ब्रांड नजर ही नहीं आ रहा। तो इफ यू रियली वांट कि आपने इनकी PSL करानी है, एंड यू हैव टू गो द डिस्टेंस विद वुमेन एज वेल, देन दे नीड टू बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड इन टर्म्स ऑफ ये जो क्रिकेट आप करा रहे हैं, और इसमें आपका थर्ड एम्पायर नहीं है, आप इसकी जो है प्रॉपर इस पे ऑप्टिक्स नहीं आ रहे, इसको सही प्लेटफॉर्म टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन में नहीं मिला हुआ। अक्सर मैचेस ऐसे होते हैं कि अगर वर्ल्ड कप का प्रोग्राम आ जाता है तो वो लाइव मैच PTV नेशनल पे चला जाता था, तो इधर तो वो वाली भी कहानी नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जिनको गौर करना चाहिए। आगे इनके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के साथ मिले, रीजन क्या है? फॉर ग्रांटेड लेना या इतनी इंपॉर्टेंस ना देना वुमेन क्रिकेट को पाकिस्तान के अंदर? देखिए और क्या रीजन हो सकती है? इफ इट वाज नेसेसरी, इफ दे थिंक कि यार ये बराबर और ज़रूर नेसेसरी चीज़ें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए, तो फिर आप ये कौन सी कॉस्ट कटिंग है कि अब थर्ड एम्पायर ना हो? यू नो, ऐसे तो नहीं आप कर सकते कि लाजमी जुज़ जो है वो मैच का आप साइड पे कर दें। तो आप कॉस्ट कटिंग में खाना कम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई तो नहीं कम करते, अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश तो ये होती है ना। तो आप अगर इतनी नेसेसिटी जो है उसको आप साइड पे कर दें, तो आप मतलब इससे मैच का डिसीजन पे फर्क पड़ सकता है। एक रन आउट जो कि नेकेड आई से चेक ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर थर्ड एम्पायर नहीं है तो मैच का पासा पलट सकता है उससे। तो उससे आपके रैंकिंग, आपके पॉइंट्स, आपकी क्वालिफिकेशन सब कुछ इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल इनजस्टिस है डेफिनेटली इस तरह टीम के साथ, वुमेन क्रिकेट के साथ। बहरहाल इसके ऊपर हमने बात कर लिया, इसको पॉइंट आउट कर दिया, लेट्स सी इसके ऊपर कोई नोटिस लेता है या नहीं लेता है, इस पर बात करता है या नहीं करता। बहरहाल मैथ्यू एडन जो हैं वो बड़े फ़ैन हैं पाकिस्तान टीम के। वो कह रहे हैं कि इस टीम को इनके रिलीजन ने जिस तरह से यूनाइटेड रखा हुआ है वो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, अपने ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में भी नहीं देखा। बड़ी हम्बल अप्रोच के साथ ही आगे बढ़े, और उनको गिफ्ट भी दिया है रिजवान ने, एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड कुरान। तो वो बड़े खुश भी हैं, वो कहते हैं कि मैं हमेशा से इस रिलीजन के बारे में जानना चाहता था। तो ये इस तरह के जेस्चर्स देना, और एक नए बैटिंग कंसल्टेंट या कोच को आप अपने रवैये से बताएं कि हमारा रिलीजन किस चीज़ के बारे में है, पीस के बारे में है, हम्बलनेस के बारे में है। बेसिकली तो जो दीन है वो है ही एक्शन, एग्जैक्टली, बातें तो नहीं है वो। और अच्छी बात यह है कि वो खुद अपना आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं, ना कि कोई उनको बता रहा है। तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। और हम्बलनेस जो है इट इज़ अनमैच्ड एज अ क्वालिटी। ये वो क्वालिटी है जो किसी का भी दिल जीत लेती है। तो आई थिंक ज़बरदस्त whoever has put them to this, और जितने भी लड़के इसमें हैं सबको इस बात पे वो मुबारक के मुस्तहिक हैं, और ऐसे ही रहना चाहिए। एंड आई थिंक ये वो क्वालिटी है कि अगेन अनमैच्ड, इस जैसी कोई चीज़ नहीं। अगर लोग ये रियलाइज़ कर ले कि आप हम्बल हैं तो आप फिर उनके दिलों में ही रहते हैं, दिलों में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल लेट्स सी अब आज का मैच कौन जीतता है, और कल का मैच कौन जीता है। दुआएं हमारी यही हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते। वैसे कल के दिन आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में वैसे कहा जाता है कि ये बड़ी गेम जीतने वाले और बड़े नॉकआउट्स जब मरहले हों इस तरह के, सेमीफाइनल या फाइनल, उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसको बिल्कुल वो इसलिए कि ये साइकोलॉजिकली शायद इनकी तरबियत इस तरह से होती है कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रेशर को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर हम बात करें, सिर्फ इस टीम की नहीं, ओवरऑल
तो क्या इस चीज़ की कमी नज़र आती है हमें थोड़ी बहुत? देखें वहाँ पर ठहराव है चीज़ों में, पीपल डोंट चेंज, स्टेबिलिटी है, लोग अनसर्टन नहीं है अबाउट देयर फ्यूचर। तो जब आप अनसर्टन नहीं होते फ्यूचर के बारे में, और अगर हो भी जाएगा यार टीम में नहीं रहूंगा तो डोमेस्टिक में चला जाऊंगा, तो वहां पर भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपको इतने पैसे देते हैं कि आपको कोई और काम करना ना पड़े। तो इन हालातों में जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, जो आपके इंटरनल फेयर्स हैं, जो आपको इनोवेटिव होने से रोकते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और जब फिर इंसान इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, तो वो चीज़ें करता है जो वो एट टाइम्स पीपल डोंट इवन इमेजिन कि यार ये कर सकते हैं। सो ये वो चीज़ है जो उनका कल्चर उन्हें देता है, जो उधर गवर्नमेंट की सपोर्ट कह लें या स्पॉन्सरशिप की सपोर्ट कह लें, या जिस तरह उनके लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का मैं गूगल पे पढ़ा था कि नियरली 4 और 40 मिलियन डॉलर्स दे स्पेंड ऑन ओनली रिसर्च ऑफ क्रिकेट की रिसर्च पे एक पैनल है जो क्रिकेट के साइंटिस्ट हैं, वो सिर्फ रिसर्च पे इतना पैसा खर्चते हैं और ओवरऑल स्पोर्ट के ऊपर इतना पैसा खर्च होता है। कॉस्ट कटिंग तो नहीं होती वहाँ पे? हमने वहाँ पर उनका सिस्टम तो कॉपी कर लिया है, लेकिन फीसें हमारी अभी डिपार्टमेंटों के बराबर भी नहीं पहुंची जो 4 साल पहले थे। सो अब बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है। और इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब चीज़ों की कमी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से परफॉर्म कर दिया है, तो भाई सलाम है इन लड़कों को जिस तरह से ये काम करते हैं। इसके साथ ही वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, बहुत ही कम टाइम रह गया है पहले सेमीफाइनल के लिए। लेट्स सी फाइनल में पहली टीम कौन सी जाती है। और कल है पाकिस्तान का मैच और हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।